अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो पंजाब के तमाम सरकारी मुलाजमीन और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए इंतहाई अहम है कि इस वीडियो के अंदर हम पेपरा रूल्स की बात करेंगे। पेपरा रूल्स क्या हैं, इसका इतलाक़ कौन से महकमों पे होता है, तो आज इस वीडियो को हम तफसील से देखेंगे। पेपरा एब्रीवेशन है पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का। ये सरकारी महकमों के अंदर ₹1 की परचेज़ से लेके ₹1 अरब की परचेज़ तक अगर महकमे ने करनी है तो उसके ऊपर पेपरा रूल्स लागू होते हैं। इन रूल्स के तहत महकमों ने परचेज़ करना होती है। इसलिए ये सबसे अहम कवानीन है कि जो ऑफिसर अब सीट पर बैठता है और वो डीडीओ है, यानी अपने महकमे का सरबराह है, अपने इदारे का सरबराह है, तो उसको पेपरा रूल्स के ऊपर कंप्लीट गिरफ्त होनी चाहिए। क्योंकि जितने भी ऑडिट पैराज बनते हैं उनमें ज़्यादातर का ताल्लुक पेपरा रूल्स के हवाले से होता है, क्योंकि इसके अंदर फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस होती हैं। अब रूल्स के ऊपर ग्रिप हासिल करने के लिए जो है हमें जितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको चाहिए कि भाई इसको थॉरोली स्टडी करें, ताकि इसके अंदर जो जितनी पेचीदगी हैं उनका हमें आइडिया हो। तो ये रूल सबसे पहले वफाकी हुकूमत ने 2009 के अंदर फ्रेम किए और उसका इतलाक़ सिर्फ वफाकी महकमों के ऊपर था। फिर हुकूमत पंजाब ने 2014 के अंदर पंजाब के सरकारी महकमों के लिए ये रूल्स जो है वो फ्रेम किए और इसका इतलाक़ अब पंजाब के हर महकमे के ऊपर होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, चाहे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है। कि अगर प्रिंसिपल ने स्कूल के अंदर 50,000 की परचेज़ करनी है, 2 लाख की परचेज़ करनी है या 10 लाख की करनी है, जो भी परचेज़ करनी है उसके ऊपर क्या होगा, पेपरा रूल्स का इतलाक़ होगा। तो ये इंतहाई अहम कवानीन है। तो आज हम इस वीडियो को तफसील से देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले मेरी गुजारिश ये होगी कि अभी तक जिन लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी जो आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो उन तक पहुंचती रहें। तो इस रूल्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें अहम हैं, हम इसको तफसील से देखते हैं। सबसे पहले यह है कि डेफिनेशन की प्रोक्योरमेंट है क्या चीज़ और इसका क्या फ़र्क है परचेज़ से। तो आप देख सकते हैं कि परचेज़ जो होती है वो जस्ट एक्विजिशन ऑफ गुड्स है, यानी आप कोई चीज़ लेते हैं, हासिल करते हैं, तो ये जस्ट परचेज़ है। आप बाज़ार में गए, सिंगल स्टेप है, आपने जाके चीज़ ले ली, तो ये जस्ट आपकी परचेज़ है। लेकिन प्रोक्योरमेंट ऐसे नहीं है। प्रोक्योरमेंट एक कंप्लीट साइकिल है और उसके अंदर यह है कि आइडेंटिफाइंग द नीड्स, यानी आप अपनी नीड्स को प्लान करते हैं सरकारी इदारे के अंदर कि कौन सी चीज़ बजट के मुताबिक आपने परचेज़ करनी है, उसकी प्लानिंग से लेके उसको एक्वायर करना, फिर उसकी पेमेंट करने तक का जितना प्रोसीजर है, ये क्या कहलाता है, ये प्रोक्योरमेंट कहलाता है। और हमने परचेज़ को नहीं देखना बल्कि प्रोक्योरमेंट को देखना है। अब उसमें यह है कि प्रोक्योरमेंट गुड्स की भी होती है, सर्विसेज की भी होती है। गुड्स ये है कि जस्ट आपने फर्नीचर लेना है, तो सिंपली आप क्या करते हैं, 50 फर्नीचर जो है वो उसका इश्तिहार देते हैं। या आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिफॉर्म स्कूल के बच्चों की लेनी है या आपने टेबल्स लेनी है, तो उसके लिए वो जस्ट गुड्स हैं। लेकिन सर्विसेज में क्या होता है, आपने अपने इदारे के लिए सिक्योरिटी सर्विसेज आपको चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा कि आपको जो सिक्योरिटी कंपनी है वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, तो वो सर्विसेज होंगी। इस तरह रिपेयर का काम कराना है तो वो सर्विसेज में आता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान। तो अब जितनी जो नया कवानीन है उसमें यह है कि जितनी परचेज़ होगी वो एक पेपरा के अंदर एक वेबसाइट है, ई पैड, ये एक एप्लीकेशन है, उसके ऊपर आपने हर डीडीओ ने लॉगिन बनाना है और उस ई पैड के ऊपर आपने क्या करना होता है, जो हर माली साल का पहला महीना है उसमें आपने क्या करना होता है, अपना प्रोक्योरमेंट प्लान अपलोड करना होता है। अब ये 3 कैटेगरीज आपको नज़र आ रही हैं कि अगर आपकी परचेज़ 2 लाख से कम है तो उसके लिए आप कौन सा तरीका इख्तियार करेंगे, और अगर आपकी परचेज़ 2 लाख से ज़्यादा है लेकिन 5 लाख से कम है उसके लिए कौन सा तरीका है। इसी तरह अगर आपकी परचेज़ 5 लाख से ज़्यादा है तो उसके लिए कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पूरा चार्ट बना हुआ है। 2 लाख से कम की परचेज़ को आप कहते हैं पैटी परचेज़, यानी पैटी परचेज़ ये है कि आप सिंगल एक कॉन्ट्रैक्टर किसी एक फर्म से रब्ता करें और परचेज़ कर लें। दूसरी जो 2 लाख से ज़्यादा है लेकिन 5 लाख से कम है, इसके लिए इसे कहा जाता है कोटेशन वर्क। कोटेशन वर्क ये है कि 3 फर्मों से रब्ता करना है। फर्म, ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर या वेंडर, ये एक ही नाम होते हैं। यानी 3 आपने जो ठेकेदारों से, कॉन्ट्रैक्टर से रब्ता करके उनसे रेट लेने हैं, जिसका रेट कम होगा उसे आप वर्क ऑर्डर जारी करेंगे। तो ये क्या कहलाता है, ये कोटेशन वर्क कहलाता है। कोटेशन बेसिकली उसके रेट को कहा जाता है कि यानी आपने 3 ठेकेदारों से रेट लिए, जिसका रेट कम हुआ उससे आपने क्या किया, चीज़ लिया है।
और अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो उसके लिए है टेंडर। इसे कॉम्पेटिटिव बिडिंग भी कहा जाता है। और रूल 38 एक है जिसके अंदर आप बिडिंग का तरीका बताएंगे कि किस टेंडर का आपने क्या तरीका अडॉप्ट किया है। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि 5 लाख से ऊपर जो भी परचेज़ है उसके ऊपर टेंडरिंग करनी है, आपने टेंडर का प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। पहले तो ये होता था कि आप एक अखबार इश्तिहार दिया करते थे, लेकिन नए कवानीन के तहत अखबार इश्तिहार की जो शर्त है वो ख़त्म हो गई है। अब आपने जो टेंडर का इश्तिहार है वो क्या करना है, पेपरा की वेबसाइट पे देना है, पेपरा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है eprocure.punjab.gov.pk। और दूसरा आपने ई पैड, मैं बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ई पैड। ये ई पैड बेसिकली हुकूमत पंजाब ने एक एप्लीकेशन बनाई है, ये इसको कंट्रोल पेपरा खुद कर रहा है। इसके अंदर पंजाब के तमाम सरकारी महकमों के यूज़र बने हुए हैं। यानी एक सीओ साहब ने, एक डीओ साहब ने अगर परचेज़ करनी है तो उसका अपना लॉगिन है, उसको एक यूज़र दिया जाता है, वो उस ई पैड के ऊपर क्या करेगा, अपना इश्तिहार अपलोड करेगा और पेपरा की वेबसाइट पे भी अपलोड करेगा। पेपरा का जो इश्तिहार है वो पूरे पंजाब के लोग ऑनलाइन देख रहे होंगे। पहले तो अखबार होता था तो किसी को पहुंचता था या नहीं पहुंचता था, वो सेपरेट चीज़ थी। लेकिन जब से ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, पेपरा की वेबसाइट सबके पास अवेलेबल है और सब उसे अखबार जो इश्तिहार है पेपरा के ऊपर आपके इदारे का वो देख रहे होते हैं। ई पैड के ऊपर आपने प्रोक्योरमेंट कमेटी में भी बनानी होती है, एक प्रोक्योरमेंट कमेटी होती है, एक टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी होती है और तीसरी रिड्रेसल कमेटी होती है। रूल्स में ये 3 कमेटियाँ जो आपने बनानी होती हैं। तो ये अगेन ये चार्ट आप देख रहे हैं, लेस दैन 2 लाख को फिर वहाँ तफसील से बताया गया है कि सिंगल कोटेशन वर्क इसे कहा जाता है, कि आपने एक ठेकेदार से रब्ता किया और 2 लाख तक की परचेज़ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि 2 लाख से ज़्यादा है लेकिन 5 लाख से कम है, उसके लिए आपने क्या करना है, जस्ट 3 कॉन्ट्रैक्टर से रब्ता करना है थ्रो ई पैड। ये नहीं कि आप यानी अपने टेलीफोनिकली रब्ता करें, नहीं, बल्कि आपने ई पैड के ऊपर करना है। यानी 1 रुपये की परचेज़ से लेके 1 अरब रुपए की परचेज़ जितनी भी है वो आपने करनी किसके ऊपर है, ई पैड के ऊपर करनी है। तो 2 लाख से ऊपर क्या है, 3 कॉन्ट्रैक्टर। लेकिन जैसे आपकी अमाउंट 5 लाख से तक जाती है, जो आपने एस्टिमेटेड प्राइस है, आप उसका तखमीना लगाएंगे कि जो मैं परचेज़ करने जा रहा हूँ उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है। अगर उसकी कॉस्ट 5 लाख से ज़्यादा है तब आप क्या करेंगे, तब इंतहाई सिंपल है कि आपने 3 कॉन्ट्रैक्टर से रब्ता करना है। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स टाइम। ये जो लोग इम्तिहानात देते हैं सीनियर एडिटर के, तो उनके इम्तिहानात में भी आया होता है कि अगर आप नेशनल लेवल की परचेज़ करने जा रहे हैं तो आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो 15 दिन होना चाहिए। जिस डेट को आपका इश्तिहार अपलोड हो रहा है वेबसाइट पे उसके 15 दिन का टाइम। अगर आप 15 अगस्त को इश्तिहार दे रहे हैं तो 30 अगस्त से पहले आप नहीं खोल सकते। लेकिन अगर आपकी परचेज़ ऐसी है जहाँ पे इंटरनेशनल फर्में भी इन्वॉल्व हैं, यानी ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं या ऐसे इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं जिसमें गैर मुल्की चाइनीज़ कंपनी या जापानीज़ कंपनी इन्वॉल्व है, तो उसके लिए 30 दिन का टाइम होना चाहिए। एक और चीज़ है रूल 38, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने जो इश्तिहार वेबसाइट पे देना है वहाँ पे आप ये बताएंगे कि आपका ये इश्तिहार सिंगल स्टेज 1 इन्वेलप है या सिंगल स्टेज 2 इन्वेलप है, या अगर 2 स्टेज है तो वो भी आप बताएं। तो ये क्या होता है, मैंने अनफॉर्चुनेटली देखा है कि बहुत से हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको इसकी बाइफर्केशन का नहीं पता होता कि सिंगल स्टेज 1 इन्वेलप क्या और 2 इन्वेलप क्या होता है। देखें जी, सिंगल स्टेज 1 इन्वेलप ये होता है कि आप यानी जो पहले मैनुअल रूल्स थे उसमें यह था कि आप दो लिफाफे लेंगे, यानी 1 इन्वेलप में एक ही लिफाफा लेंगे और 2 इन्वेलप में आप 2 लिफाफे लेंगे बिल्डर से, ठेकेदार से। बाहर पैकिंग एक होगी। 1 इन्वेलप में ये होता था कि आपने स्पेसिफिकेशन इश्तिहार में बता दिए कि मुझे 50 कुर्सियाँ चाहिए, तो ठेकेदार सिर्फ रेट बताएगा कि जी 50 कुर्सियों की जी कीमत है जी मैं 6 लाख रुपये में दूंगा, कोई बता रहे 6 लाख 25 में दूंगा। यानी उसने 1 इन्वेलप एक लिफाफे के अंदर सिंपल रेट बता दिया, क्योंकि जो चीज़ चाहिए थी वो आपने इश्तिहार में बता दी, उसने जस्ट उसका रेट बताया। तो ये है 1 इन्वेलप। लेकिन अगर आप टेक्निकल परचेज़ करने जा रहे हैं, आप लैपटॉप्स लेने जा रहे हैं, आप दफ्तर के लिए कंप्यूटर लेने जा रहे हैं, प्रिंटर लेने जा रहे हैं, तो उसमें टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। यानी आप कंप्यूटर का आप बताएंगे रैम कितनी हो, रोम कितनी हो, उसका प्रोसेसर कितना हो, उसकी स्टोरेज कितनी है, मेमोरी कितनी है, तो वो चीज़ें आपने डिफ़ाइन की हैं। तो आप टेक्निकली जब उसे इवेल्यूएट करेंगे तो उसके लिए आपको 2 लिफाफे लेने पड़ेंगे। बाहर पैकिंग एक होगी, लिफाफे 2 आएंगे, ठेकेदार 2 लिफाफे देगा, एक में टेक्निकल बिड होगी, दूसरी में फाइनेंशियल बिड होगी। पहले आप टेक्निकल बिड को इवेल्यूएट करेंगे, चेक करेंगे, अगर टेक्निकली वो आपके म्यार पे पूरा उतरता है तो तब उसके फाइनेंशियल बिड को यानी फाइनेंशियल ऑफर को आप ओपन करेंगे।
अगर टेक्निकली मेयार पे पूरा नहीं उतरता तो फाइनेंशियल बिड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये सवाल भी आता है कि क्या जो टू डेवलप में पहले टेक्निकल बिड ओपन करना होती है या फाइनेंशियल बिड ओपन करना होती है, तो उसका जवाब यही है कि पहले टेक्निकल बिड ओपन होती है। अगर वो मेयार पे पूरा उतरेगा देन वी शैल गो टू द फाइनेंशियल बिड, तब हम उसकी फाइनेंशियल बिड को ओपन करेंगे। अब चूंकि मैनुअल सिस्टम नहीं है तो ये टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड दोनों हमें ई पैड के ऊपर वसूल होती हैं, पेपरा की वेबसाइट के ऊपर। तो ये प्रोसीजर समझना इंतहाई ज़रूरी है। और आपने अपना जो इश्तिहार पेपरा की वेबसाइट पे देना है, वहाँ पे आप ये लाजमी लिखेंगे रूल 38 के तहत कि आप जो परचेज़ करने जा रहे हैं वो सिंगल स्टेज 1 इन्वेलप के तहत कर रहे हैं या सिंगल स्टेज 2 इन्वेलप के तहत करने जा रहे हैं। तो ये इसकी फर्दर वजाहत भी आप इस स्लाइड्स के अंदर देख सकते हैं। तो मज़ीद हम आपको बताना चाहेंगे कि जो पेपरा रूल्स की जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, जैसे वहाँ पे बिड सिक्योरिटी का बताया जाता है, ये अब वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि 13 जनवरी 2014 के ये रूल्स फ्रेम हुए हैं हुकूमत पंजाब के। तो इसके अंदर डिफरेंट डेफिनेशंस दी गई हैं जी, कि भी बिड क्या होती है, बिड एक रेट होता है, कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, फर्म कौन होती है। तो अब हम बात करेंगे बिड सिक्योरिटी की। भाई बिड सिक्योरिटी क्या चीज़ है? बिड सिक्योरिटी बेसिकली इसलिए ली जाती है कि जो ठेकेदार टेंडर में हिस्सा ले रहा है, बोली में हिस्सा ले रहा है, वो कितना सीरियस है इस प्रोसेस के अंदर। तो उसकी संजीदगी को चेक करने के लिए आप एक लिमिट रख देते हैं कि जी 5% तक आप बिड सिक्योरिटी डिमांड कर सकते हैं। और रूल्स के अंदर भी लिखा हुआ है कि एक ठेकेदार से आप 5% तक बिड सिक्योरिटी डिमांड कर सकते हैं। अब नॉर्मली मैंने देखा है 2% होती है या 3% होती है, कोई 5 भी कर लेता है। तो रूल्स में डिफ़ाइन अथॉरिटी के इख्तियार दिया गया है कि 5% तक, ये आप देख सकते हैं बिड सिक्योरिटी। द प्रोक्योरिंग एजेंसी मे रिक्वायर द बिडर्स टू फर्निश अ बिड सिक्योरिटी नॉट एक्सीडिंग 5%, कि 5% से ज़्यादा डिमांड नहीं कर सकते आप, लेकिन 2% 3% नॉर्मली डिमांड की जाती है। उससे पता लग जाता है कि ठेकेदार आपके जो आपकी परचेज है उसमें कितना सीरियस है। ये ना हो कि वो आज रेट दे और कल को गायब हो जाए। तो बिड सिक्योरिटी का भी हमें रूल्स के तहत पता होना चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ है परफॉर्मेंस गारंटी। आप अपने इश्तिहार में परफॉर्मेंस गारंटी भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि भी आपका जो काम करने वाला कॉन्ट्रैक्टर है वो उसके म्यार को इंश्योर कराने के लिए आप आप परफॉर्मेंस गारंटी उसकी अपने पास रख सकते हैं। इसका जो क्राइटेरिया है वो लिखा हुआ है रूल्स में कि आप 10% तक ठेकेदार से परफॉर्मेंस गारंटी ले सकते हैं। बिड सिक्योरिटी 5% थी, अप टू 5, और परफॉर्मेंस गारंटी अप टू 10 है, 10% तक आप ले सकते हैं। एक और सवाल पैदा होता है जी, बिड सिक्योरिटी किन से ली जाती है और परफॉर्मेंस गारंटी किन से ली जाती है? बिड सिक्योरिटी तो तमाम ठेकेदारों से लेंगे जो बोली में, टेंडर में हिस्सा ले रहे हैं, कॉम्पिटिटिव बिडिंग के अंदर जो लोग आ रहे हैं उन सब से लेंगे। लेकिन परफॉर्मेंस गारंटी उस ठेकेदार से लेंगे जो सक्सेसफुल करार पाया है, जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर रहे हैं, जिसका रेट आपके जो टेक्निकली भी आपके म्यार में पूरा उतरा और उसका रेट भी सबसे कम था। तो उससे आप क्या करेंगे, 10% तक आप परफॉर्मेंस गारंटी उसकी आप अपने पास रख सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हम समझते हैं कि तमाम गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पता होना चाहिए। उसके साथ कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम आपसे अभी डिस्कस करते हैं। जैसे एक डायरेक्ट परचेज़ है या फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट है, कि वो क्या चीज़ होती है। फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट तब किया जाता है कि उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें आपके रेगुलर इस्तेमाल में हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने हमारे सेक्रेटरीट में टिश्यू पेपर इस्तेमाल होते हैं, पानी की बोतलें इस्तेमाल होती हैं, तो उसका बार बार इश्तिहार नहीं देंगे, बल्कि आप फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि हमें इतने पीरियड के लिए चीज़ें चाहिए होंगी। तो ये फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट उन चीज़ों के लिए होता है जो डेली रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं। तो इसके साथ एक होती है डायरेक्ट परचेज़, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हैं कि सरकारी इदारे को स्कूल की सरकारी स्कूल को बस चाहिए, तो उसके लिए क्या आप इश्तिहार देंगे? नहीं, हम बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों? उसके लिए है कि डायरेक्ट परचेज़ ये है कि आपको जो आपकी अथॉरिटी ने अप्रूवल दी है कि आप होंडा की गाड़ी लें फॉर एग्जांपल, या जिस कंपनी की गाड़ी लें, तो आप डायरेक्ट उस कंपनी से रब्ता करेंगे, ठेकेदार को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ठेकेदार तो यकीनन अपना मार्जिन रखेगा। तो आपने डायरेक्ट कंपनी से लेना है और उसको एडवांस पेमेंट करनी है। गाड़ियों की कंपनीज़ वाले एडवांस पेमेंट लेते हैं। बाकी जितने ठेकेदार हैं वहाँ पे पहले आप चीज़ वसूल करेंगे फिर पेमेंट करेंगे,
लेकिन गाड़ी के लिए मेयार मुख्तलिफ है कि पहले आप गाड़ी लेंगे, पहले आप उससे गाड़ी की पेमेंट करेंगे, फिर गाड़ी आपके पास आएगी। अब एडवांस पेमेंट करने के लिए यह है कि हमें किससे रब्ता करना पड़ता है, हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट से रब्ता करना पड़ता है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट एडवांस पेमेंट की मंजूरी देता है। फाइनेंस की मंजूरी के बगैर आप गाड़ी परचेज़ नहीं कर सकते। ये एक बेसिक क्राइटेरिया है। अब हम कुछ इश्तिहारात देखते हैं जी, ये आप सामने वेबसाइट पे देख सकते हैं। ये eprocure.gov.pk आप देख सकते हैं, गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर सारे टेंडर्स थे। तो एक टेंडर मैंने ओपन कर लिया। ये डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस चकवाल का इश्तिहार है। इसमें आप देख सकते हैं कि वो IT इंस्ट्रूमेंट परचेज़ करने जा रहे हैं। तो उन्होंने एक कॉलम में क्या दिया हुआ, एस्टिमेटेड कॉस्ट दी हुई है कि जी जो कोर i7 14 जनरेशन का उन्होंने कंप्यूटर लेना है, तो 27,32,000 रुपये की उन्होंने कंप्यूटर लेना चाह रहे हैं। तो उसका जो 3% है बिड सिक्योरिटी डिफाइन कर दिया कि हमें 3% बिड सिक्योरिटी चाहिए। एक और चीज़ इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने इश्तिहार के अंदर जो क्लोजिंग टाइम है इश्तिहार का वो भी लिखना है और ओपनिंग टाइम भी लिखना है। जैसे इन्होंने लिखा है क्लोजिंग टाइम के भी हम 20 अगस्त को 11 बजे तक इश्तिहार वसूल, यानी आपकी बिड वसूल करेंगे आपका, यानी आप जो ठेकेदार इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं वो 11 बजे तक रेट में हिस्सा ले सकते हैं, अपना रेट जमा करा सकते हैं। जो वो रेट जमा कराएंगे उसी को बिड कहा जाता है, और उसके ठीक आधे घंटे बाद हम उसको ओपन करेंगे। तो रूल में ये लिखा हुआ है कि एट लीस्ट आधा घंटे का फ़र्क होना चाहिए बिड क्लोजिंग में और बिड ओपनिंग में। आधा घंटे का एटलीस्ट फ़र्क होना चाहिए। इस फ़र्क को आप बढ़ा भी सकते हैं, 1 घंटे बाद भी खोल सकते हैं, लेकिन रूल्स में चूँकि लिखा हुआ है इसलिए आपने इश्तिहार के अंदर ये डिफ़ाइन करना है। इसके साथ आप नीचे देखें, कॉलम नंबर 2 के अंदर देखें, उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि 3% बिड सिक्योरिटी जमा होगी। किस शक्ल में होगी, CDR की शक्ल में, डिमांड ड्राफ्ट की शक्ल में, या पे ऑर्डर की शक्ल में वो बनवा के लाएगा। तमाम ठेकेदार हिस्सा लेंगे। जो कॉन्ट्रैक्टर जो है जिसकी एक्सेप्ट होगी उसकी हम अपने पास रख लेंगे, बाकी वो वापस कर देंगे। इसका कॉलम 8 भी देखें कि इसमें लिखा हुआ है कि परफॉर्मेंस गारंटी भी जमा कराएंगे जी, कि जो ठेकेदार सक्सेसफुल करार पाएगा तो उससे हम 5% उसे क्या कहेंगे जी, वो क्या करे, परफॉर्मेंस गारंटी जमा कराए। तो ये इश्तिहार जी आपके सामने था। इसके अंदर मज़ीद छोटे छोटे पॉइंट हैं, वो आप सिंपली इस वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो हम एक इश्तिहार और भी अभी ओपन करेंगे आपके सामने, ताकि आपके सामने क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट के इश्तिहार के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं। तो पहले ये था कि टेंडर में शामिल होने के लिए लोग फिज़िकली अपेयर होते थे, और फिज़िकली एक बॉक्स बना होता था, उसके अंदर आके अपना जो है ना वो लिफाफे के अंदर चीज़ डालते थे, और बंद बॉक्स जो होता था वो उसी डेट को ओपन होता था। लेकिन अब चूँकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, यहाँ पे ये है कि ई ओपनिंग होती है, यानी आप वो जो बिड आती है वो ऑनलाइन आती है, पैड के ऊपर वो आपको ऑनलाइन वसूल हो रही होती है। इसलिए इसे ई बिड कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिड कहते हैं इसे आप। और ऊपर सबसे पहले ये मेंशन किया हुआ है कि इनविटेशन टू द बिडर्स, के डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस इनवाइट ई बिड्स फ्रॉम द एलिजिबल बिडर्स। तो एलिजिबल का क्या मानी है जी, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हो जो ब्लैक लिस्ट एट लीस्ट पेपरा से ना हो। अगर पेपरा से ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं तो वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। इसके बाद एक और इश्तिहार है, वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये है कि जी एक स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो क्या करना जा रहा है जी, सिक्योरिटी कंपनी की सर्विसेज लेने जा रहा है। पहले हमने गुड्स की एग्जांपल दी, यहाँ पे क्या है, सर्विसेज की है। तो उन्होंने एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई है जी, 71 लाख रुपया हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट है। तो उसका जो 3% है वो बिड सिक्योरिटी जमा कराए, जो कंपनी इसमें हिस्सा लेना जा रही है। तो उसमें क्लोजिंग टाइम बता दिया है जी कि 2 सितंबर क्लोजिंग टाइम है। 2 सितंबर तक तमाम पार्टी हिस्सा ले सकती हैं। कब तक, 10 बजे तक। और ठीक आधे घंटे बाद 10:30 बजे क्या करना है जी, उन्होंने ओपन कर देना है इश्तिहार। तो ये जो आज की वीडियो थी, ये इश्तिहारात के हवाले से, गवर्नमेंट इदारों की परचेज़ के हवाले से इंतहाई अहम है कि अब यानी जो कॉन्ट्रैक्टर्स का सिस्टम है जिसमें बड़े पहले फ्लॉस थे, हुकूमत ने उसको डिजिटलाइज़ कर दिया है। और उसमें यह है कि अब लूप होल्स ख़त्म हुए हैं, यानी जो इदारा परचेज़ करने जा रहा है तो वो उसके अंदर बड़ी ट्रांसपेरेंसी है कि पूरा पंजाब देख रहा होता है, और जो बिडर्स है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली अपने रेट दे रहे होते हैं। तो आज की हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक्स।